हेलो। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में हम अपना न्यू चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपने सबने सुना होगा बीओपी अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन क्या होता है वो आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि क्या होता है, देखिए हर इंसान एक मतलब बजट सा बनाता है ना। जैसे कि आप अपने घर के लिए भी बजट बनाते हैं, देश के लिए भी बजट बनता है, इसी तरीके से एक मतलब अकाउंट्स बनते हैं। तो क्या जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कितना एक्सपोर्ट कर रही है, कितना इंपोर्ट कर रही है, मतलब सारी कंट्रीज़ के साथ, और मतलब कितना ट्रेड हो रहा है, क्या इसका वो लोग अपना अकाउंट नहीं रखेंगे? रखेंगे ना। तो इसको ही बोलते हैं मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ठीक है, जो क्या होता है हमारा देश ईज़ी वे में समझाने के लिए बता रही हूँ अभी, ईज़ी वे में, ताकि आपको ये चीज़ दिमाग में रहे कि आपको हाल क्लिक कर जाए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है। तो इसीलिए बता रही हूँ कि एक कंट्री जो बाकी कंट्रीज़ के साथ अगर जो भी लेन देन हुआ उस आर्थिक रूप से, उसका जो वो अकाउंट रखेगी, खाता रखेगी, उसको ही भुगतान संतुलन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया वैसे समझना। अब हम बुकिश लैंग्वेज समझेंगे। भुगतान संतुलन का अर्थ है एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ एक वर्ष के दौरान किया गया आर्थिक लेन देन। अब इकोनॉमी में जब भी हम कोई अकाउंट्स बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो एक फाइनेंशियल ईयर में बनाते हैं। ठीक है, एक वर्ष के लिए। तो एक देश का मतलब हमारे देश का विश्व के जितने भी अन्य देशों के साथ है उनके साथ क्या लेन देन हुआ, कितना पैसा आया, कितना गया एक वर्ष में, उसका जो आर्थिक लेन देन होता है उसको हम भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। मुझे नहीं लगता अब आप भूलेंगे। इसका लेन देन जिस खाते में दर्ज किया जाता है उसे भुगतान संतुलन कहते हैं। ठीक है, अब जो जिस खाते में हम ये सब लिखेंगे कि कितना इम्पोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, मतलब आयात निर्यात, ये सब, तो उसको उस अकाउंट को कहेंगे भुगतान संतुलन खाता। अब देखिए जो भुगतान संतुलन खाता होता है, ठीक है, इसमें 3 प्रकार के इसमें अकाउंट्स होते हैं। एक तो चालू खाता, करेंट अकाउंट, एक पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, एक विदेशी विनिमय कोष खाता, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अकाउंट। तो देखिए क्या होता है ना, एक व्यापार खाता, सॉरी, चालू खाता होता है। तो चालू खाते में आ जाता है व्यापार खाता, अदृश्य खाता और चालू खाता। चलिए ऐसे समझिए कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है उसमें 3 टाइप का होता है। पहले तो आपको ये याद रखना है, चालू खाता, करंट अकाउंट, पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, और विदेशी विनिमय कोष खाता, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब देखिए जो चालू खाता होता है ना, उसको हम डिवाइड करते हैं विजिबल या व्यापार खाता, ट्रेड अकाउंट, या अदृश्य खाता, इनविजिबल अकाउंट में बांटते हैं। ठीक है, तो चालू खाता में 2 चीज़ें होती है। एक तो व्यापार खाता होता है, सॉरी, एक दृश्य होता है, या व्यापार खाता, एक अदृश्य खाता, इनविजिबल अकाउंट होता है। ठीक है, 2 चीज़ों में ये बढ़ जाता है आगे जाके। चालू खाता व्यापार खाते और अदृश्य खाते का योग होता है। जो चालू खाता होता है करंट अकाउंट, उसमें क्या आता है, व्यापार खाता, ट्रेड अकाउंट, और आता है अदृश्य खाता, ठीक है, इनविजिबल अकाउंट आता है। अब ये होता क्या है ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 चीज़ें थी। ठीक है, चालू खाता, हमारा पूंजी खाता, और थर्ड आपने देखा था विदेशी विनिमय कोष खाता। ठीक है, चालू खाते को हमने डिवाइड किया 2 चीज़ों में, एक व्यापार खाता में और एक अदृश्य खाते में। ठीक है, तो देखिए जो हमारा दृश्य खाता या ट्रेड अकाउंट होता है, इसमें क्या आता है, जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ वो आ जाता है। ठीक है, व्यापार खाते में आयात निर्यात तथा इन दोनों का अंतर, जैसे व्यापार शेष कहा जाता है, को शामिल करते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारा देश है तो वो कितनी चीज़ें भेज रहा है, मतलब खरीद रहा है या बेच रहा है दूसरे देश से, है ना, जितना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है। ठीक है, और इनमें जो अंतर है, ठीक है, मान लीजिए एक्सपोर्ट ज़्यादा है कि इम्पोर्ट ज़्यादा है, तो प्लस माइनस करके जो इनका अंतर निकलेगा उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, व्यापार शेष, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। ठीक है, इसको इसमें शामिल किया जाता है। यदि निर्यात, देखिए अगर हमारा निर्यात आयात से अधिक हो, ठीक है, मतलब हम मंगा कम रहे हो और बेच ज़्यादा रहे हैं दूसरे देश को, तो हमें क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, तो अनुकूल व्यापार शेष होगा, तथा निर्यात आयात से कम हो तो प्रतिकूल व्यापार शेष होगा। लेकिन अगर हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है, हम मंगा ज़्यादा रहे हैं, खरीद ज़्यादा रहे, बेच कम रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा प्रतिकूल व्यापार शेष होगा, है ना, व्यापार घाटा, हमें ट्रेड डेफिसिट होगा। जैसे कि हमारा चाइना के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है, एवं निर्यात के बराबर आयात होने पर व्यापार संतुलन की स्थिति कही जाती है। अब मान लीजिए जितना 100 का एक्सपोर्ट हो रहा है, 100 का इम्पोर्ट हो रहा है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, मतलब हमारा व्यापार संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, इस ये होता है हमारा ट्रेड अकाउंट। ये किस में आता है, हमारा करंट अकाउंट में आता है ट्रेड अकाउंट। देखिए ये एक बार समझने की बात होगी, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि हम पढ़ रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ना था कि हमारा देश दूसरे देशों के साथ कितना व्यापार वगैरह और सब
आर्थिक लेन देन टोटल करता है, ठीक है। तो उसमें कैसे बनाते हैं, करेंट अकाउंट आता है, ठीक है। करेंट अकाउंट में हमने पढ़ लिया जो हमारा ट्रेड अकाउंट था। अब अदृश्य खाता इनविजिबल अकाउंट में क्या होता है, तो इस खाते के अंतर्गत कारक सेवा व्यापार शेष, फैक्टर सर्विस बैलेंस ऑफ ट्रेड तथा गैर कारक सेवा व्यापार शेष नॉन फैक्टर सर्विस बैलेंस ऑफ ट्रेड आते हैं। दो चीज़ें आती हैं। अब देखिए ये क्या होती है, कारक सेवा व्यापार शेष, फैक्टर सर्विस बैलेंस ऑफ ट्रेड। उत्पादित वस्तुओं के व्यापार के समान ही कारक सेवाओं का व्यापार होता है। इन इसके परिणाम स्वरूप जो व्यापार शेष आता है उसे कारक सेवा व्यापार शेष कहते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चीज़ों का ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी सेवाएं सर्विसेज भी होती हैं, जैसे कि बीमा, इंश्योरेंस सर्विस हो गई, होटल सर्विस, मतलब बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। तो उनको जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसको इसमें शामिल करते हैं। तो इसमें क्या आता है, कारक सेवा व्यापार शेष में निजी अंतरण, प्रेषण तथा निवेश आय शामिल होती है। तो कारक सेवा में क्या क्या आता है, निजी अंतरण, देखिए क्या होता है, प्रेषण, रेमिटेंस बोलते हैं। रेमिटेंस का मतलब ये होता है, देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडिया का है, बाहर जाके जॉब कर रहा है और इंडिया में पैसे भेज रहा है, तो वो रेमिटेंस बोलेंगे। इंडिया को सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में रेमिटेंस मिलता है। निजी प्रेषण या अंतरण का अर्थ होता है निजी रूप से श्रम का किया गया निर्यात तथा उससे प्राप्त राशि को अपने परिजनों को भेजना, ठीक है। कोई व्यक्ति बाहर काम करता है और अपने घर वालों को भेजता है पैसे। निवेश का अर्थ आपको पता ही है, इन्वेस्टमेंट का अर्थ होता है पूंजी और उद्यम के निर्यात से प्राप्त होने वाली लाभ राशि और ब्याज राशि का योग। मतलब अगर हम कोई मान लीजिए उद्योग कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री है, उसमें हमें जो प्रॉफिट हो रहा है उसको इन्वेस्टमेंट इनकम बोलेंगे, ठीक है। पूंजी का भूमि का कारोबार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो पाता क्योंकि ये अचल कारक है, ठीक है। ये बता रहे हैं कि इसमें भूमि का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार नहीं हो पाता, कारोबार, सॉरी। अब तो देखिए गैर कारक सेवा व्यापार, नॉन फैक्टर सर्विस बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है, जिन सेवाओं का उत्पादन संस्थाओं में नियमित रूप से होता है उन्हें गैर कारक व्यापार सेवा कहते हैं, ठीक है। इसके इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न व्यापार शेष को गैर सेवा व्यापार शेष कहते हैं। अब देखिए इनमें वो चीज़ें आती हैं जैसे कि बैंकिंग हो गया, सॉफ्टवेयर सेवाएं, ये सब आ जाती है नॉन फैक्टर सर्विसेज में, ठीक है। जिन सेवाओं का उत्पादन संस्थाओं में होता है, ठीक है, नियमित रूप से। जैसे कि गैर कारक व्यापार सेवाओं में सॉफ्टवेयर सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी समर्पित सेवाएं, पर्यटन सेवा, ये सब आती है। स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, संचार, परिवहन आदि इसमें आ जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैसर्गिक स्वास्थ्य सेवा, आयुष तथा आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं दोनों में चिकित्सा पर्यटन का तीव्र विकास हो रहा है, जिससे भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में तीव्र वृद्धि हो रही है। तो ये बता रहे हैं कि अब देखिए चिकित्सा पर्यटन मतलब जैसे कि लोग मेडिकल वो ट्रीटमेंट लेने के लिए काफ़ी यहाँ पर आते हैं। अब हमारा आ गया पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप समझ गए जो हमारा करंट अकाउंट हमने पढ़ा था उसमें दो चीज़ें आ गई थी, ट्रेड अकाउंट और इनविजिबल अकाउंट आ गया था, ठीक है। उसमें एक कारक सेवा थी, एक गैर कारक सेवा थी, ठीक है। और ट्रेड अकाउंट में आपको पता है जो हमने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुआ, और इनविजिबल अकाउंट में आपको पता है कारक सेवाएं, जिसमें हमारा आ गया था रेमिटेंस और निवेश आय, और गैर गैर कारक सेवाएं में आ गया था बाकी की जो बैंकिंग वगैरह ये सब थी, ठीक है। अब पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, एक देश एवं शेष दुनिया के निवासियों के बीच होने वाले वित्तीय लेन देन के लेखा जोखा को पूंजी खाता कहते हैं। इसमें क्या आता है, जो वित्तीय लेन देन होता है वो आता है। इसके अंतर्गत ऋण पूंजी तथा गैर ऋण पूंजी आती है। ऋण पूंजी में बाह्य सहायता, एक्सटर्नल असिस्टेंस, मतलब जैसे कि हमें बाहर से जो भी सहायता मिलती है, मतलब पैसे जो मिलते हैं, ठीक है। बाह्य कारोबारी उधार, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग तथा अनिवासी जमा राशि, नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट, ये सब इसमें आते हैं ऋण पूंजी में, ठीक है। गैर ऋण पूंजी में विदेशी निवेश तथा अन्य प्राप्तियां शामिल होती हैं। विदेशी निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश आते हैं, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इसमें आता है। अब देखिए एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या होता है, यदि एक देश द्वारा दूसरे देश को सहायता दी जाती है तो इसे द्विपक्षीय बाह्य सहायता कहते हैं। मान लीजिए कई बार आपने सुना होगा कि भारत जो छोटे देश है उनको सहायता देता है, तो इस तरीके इसको कहते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि से प्राप्त सहायता को बहुपक्षीय बाह्य सहायता कहते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपके लिए कि देखिए जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए कि हमारा बीओपी अकाउंट है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो इसमें दो चीज़ें आएंगी, पहले आएगा हमारा करेंट अकाउंट, ठीक है, और हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 1 सेकेंड। तो देखिए मान लीजिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, बीओपी अकाउंट,
ठीक है। इसमें हमारा मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक तो करेंट अकाउंट आ जाएगा और एक हमारा आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है। फिर हमारे करेंट अकाउंट में आपको पता है आ जाता है ट्रेड अकाउंट। ठीक है, ट्रेड अकाउंट आ जाएगा और इनविजिबल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है। इसमें से इनविजिबल अकाउंट में मैंने आपको बताया था, देखिए जो ट्रेड अकाउंट में उसमें वस्तुओं का व्यापार, और इनविजिबल अकाउंट में सेवाओं का। ठीक है, कारक सेवाएं और गैर कारक सेवाएं। और विदेशी यहाँ पर हमारा आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में हमारा आ जाता है विदेशी निवेश, जिसमें FDI या FII। ठीक है, या फिर हमारा जो उधार हो गया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये सब आ जाता है, या फिर अन्य जमा जैसे NRI जमा ये सब आ जाते हैं। तो ये हमारा BOP अकाउंट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय। और प्लीज़ आपको पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बाय।